हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो अभी का ये जो वीडियो है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जो सीरीज मैंने निकाला है ना, रामबाण सीरीज, उसी का 11वां पार्ट है ये। और आज के इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। वो होगा अर्थव्यवस्था से। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण क्या है। बिहार के पिछड़ेपन दूर करने के कुछ उपाय बताएं। तो बिहार के पिछड़ेपन का कारण निम्नलिखित है, इस तरीके से लिखोगे। पहला कारण है तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या। क्या लिखेंगे कि बिहार की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है और जनसंख्या वृद्धि से प्रति व्यक्ति आय कम होता है, जिससे किसी भी देश का या किसी भी राज्य का विकास रुक जाता है। आप यहाँ पर देश न लिख करके राज्य लिखोगे, वो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, दूसरे में क्या है बच्चों, दूसरा कारण क्या है जी, तो धीमी कृषि का विकास। तो लिखेंगे बिहार के किसान अनपढ़ हैं, जिनके कारण वे अच्छे किस्म का बीज खाद नहीं खरीद पाता और पुरानी ढंग से ही खेती करता रहता है। ये भी एक कारण है बच्चों बिहार के आर्थिक रूप से पिछड़ेपन का, क्योंकि बिहार के ज़्यादातर लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं और वो आधुनिक नहीं हो रहे हैं, वो वही पुराना है ना। अगला है बच्चों उद्योग धंधों का अभाव। तो झारखंड से अलग होने के बाद, या तो ये कहें कि बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद लगभग सभी उद्योग झारखंड में ही चले गए, जिसका कारण भी बिहार क्या हो गया, थोड़ा सा पिछड़ गया। अगला क्या है बच्चों, बाढ़ एवं सूखा से क्षति। तो लिखेंगे कि उत्तरी बिहार बाढ़ से तथा दक्षिणी बिहार सूखा से हर वर्ष प्रभावित होता है, जिससे फसल की क्षति होती है। ओके, और क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर ना ये भी नहीं है, खनिज भी नहीं है, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे, खनिजों का अभाव। ओके, इसके अलावा कुशल प्रशासन का भी अभाव है। यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था भी उतनी बढ़िया नहीं है बच्चों। उपाय, तो उपाय में क्या कर सकते हैं कि बिहार के अधिकांश लोगों की आजीविका कृषि पर आधारित है, इसलिए कृषि का आधुनिकीकरण होना चाहिए। दूसरा है बाढ़ एवं जल जवाब की समस्या दूर होनी चाहिए। तीसरा है बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था ठीक किया जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, हाँ जी। और भारी मात्रा में उद्योग धंधों की स्थापना होनी चाहिए। अगर ये काम होता है तो बिहार जो है वो आर्थिक रूप से जो पिछड़ापन इसमें है बच्चों, वो दूर हो जाएगा और बिहार अच्छा राज्य हो जाएगा। अगला सवाल है आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों द्वारा करें। आर्थिक विकास की माप कैसे करते हैं कि कोई देश जो है वो कितना विकास किया है, कैसे करते हैं बच्चों, कुछ सूचकांकों के द्वारा करें। तो आर्थिक विकास का माप निम्न सूचकांक के द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है भाई, तो सबसे पहले हम किसी भी देश की राष्ट्रीय आय देखते हैं, तो राष्ट्रीय आय द्वारा। तो राष्ट्रीय आय देश में होने वाली वृद्धि की महत्वपूर्ण मापदंड है। विश्व बैंक के अनुसार जिन देशों का प्रति व्यक्ति आय, ये क्या लिखोगे यहाँ पर, जिन देशों का आय नहीं बल्कि जिन देशों का प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपया प्रति वर्ष या उससे अधिक है, उसे समृद्ध माना जाता है, या तो ये कहें कि उस देश को विकसित माना जाता है। तथा जिन देशों के व्यक्तियों का राष्ट्रीय आय, या तो ये कहें कि राष्ट्रीय आय नहीं, जिन देशों के व्यक्तियों का प्रति व्यक्ति आय 37,000 या उससे कम है, उसे निम्न आय वाला देश में शामिल किया गया है। भारत एक निम्न आय वाला देश है क्योंकि वर्ष 2004 के आंकड़े के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय 28,000 रुपये थी। ठीक है बच्चों, भारत का जो प्रति व्यक्ति आय है सालाना, वो कितना था, 28,000 रुपये था। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो तरीका है किसी भी देश के बारे में जानने का, वो है मानव विकास सूचकांक। ठीक, इसके द्वारा भी हम देशों के बारे में जानते हैं कि कोई देश कैसा है। तो इसके अंतर्गत लोगों का शैक्षणिक स्तर देखते हैं कि लोग मतलब कहीं बहुत ज़्यादा पैसा रहे लेकिन सारे लोग जाहिल रहे, तो ये नहीं कहेंगे कि वो देश विकसित है, बिल्कुल नहीं। तो इसके अंतर्गत लोगों का शैक्षणिक स्तर देखते हैं, स्वास्थ्य की स्थिति देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय तो देखेंगे ही, है ना। तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है। यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक संस्था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित की जाती है। भारत इस सूचकांक में 126वां स्थान पर है, जो कि इस बार और पीछे चला गया था। ठीक है बच्चों, तो भारत जो है पूरी दुनिया में तकरीबन 126वें स्थान पर आता है। ओके, ये हो गया। तो ये हमने कर लिया। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण क्या है, ये तो हम लोगों ने कर लिया है ना। अच्छा, अगला सवाल है बच्चों आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बताएं।
तो बच्चों, आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है ना बच्चों। आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी देश के अंदर दीर्घकाल के लिए अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में हम लोग क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादन का ऊंचा स्तर प्राप्त करना होता है। मतलब उत्पादन का स्तर को हमें क्या करना है, बढ़ाना है। अगर सामान्यतः बात करें तो सामान्यतः आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं माना जाता, दोनों शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। लेकिन कई अर्थशास्त्री में मतभेद के कारण इसमें कई अंतर पाए जाते हैं। श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देश के संबंध में किया जाता है। मतलब अगर हम आर्थिक वृद्धि कहते हैं तो उस देश के लिए किया जाता है ये शब्द का प्रयोग जो पहले से विकसित हो, वहाँ पर विकास की ज़रूरत ना हो, विकास हो चुका है, अब वो तरक्की कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है ना, आर्थिक वृद्धि जो है वो विकसित देशों के लिए उपयोग किया जाता है, वहीं आर्थिक विकास जो है वो विकासशील देशों के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, अब अगर आपसे कोई कहे कि इनमें अंतर बताओ तो यहाँ पे ये अंतर बता देना कि आर्थिक विकास विकासशील देशों के विकास से संबंधित है और इसका प्रयोग विकसित देशों के विकास से संबंधित है। ओके बच्चों, इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ देना। ये दूसरा नंबर वाला देखना आप लोग। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर है इससे उत्पादन के साथ साथ इसमें उत्पादन के साथ साथ तकनीक में भी वृद्धि होती है, तकनीक भी नया बनता है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पे तकनीक बन चुका है तभी तो वो विकसित है, तो इसमें केवल उत्पादन में वृद्धि होती है। ओके बच्चों, ये उल्टा लिखा गया है, ये अमीर देशों के लिए यहाँ पर लिखाएगा, तो इसलिए इसको भी आप कट कर देना। ठीक, तो दो लिख लेना आप लोग, एक पहला और एक तीसरा। ठीक है, चलिए अगला सवाल बच्चों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आइए इसको करते हैं। अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं और इसे कितने भागों में बांटा गया है? तो क्या लिखेंगे कि आर्थिक क्रियाकलापों या आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। सीधा सीधा जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखना कि आर्थिक क्रियाकलापों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। इतना सारा जो कुछ ऊपर में लिखा हुआ है ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कौन कौन से भाग है बच्चों? पहला नंबर पर लिखना प्राथमिक क्षेत्र। तो इस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि उद्योग व्यवसाय प्रमुख है। प्रारंभिक काल से लेकर वर्तमान समय तक भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही है। कृषि के अलावा इस क्षेत्र में पशुपालन, मछली पालन ये सब भी आता है, आदि भी आते हैं। ठीक है बच्चों, वही बात रही द्वितीय क्षेत्र की। इस क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से खनिज एवं उद्योग आते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव का सवाल बनता है। द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र को। ठीक है, किसी भी देश के आर्थिक विकास में खनिज संसाधन का विशेष महत्व है, तो द्वितीय क्षेत्र के विकास से ही प्राथमिक क्षेत्र का विकास संभव हो पाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल योगदान का आधा हिस्सा प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का ही है। ठीक ना, आधा हिस्सा प्राथमिक और द्वितीय दोनों मिल करके भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते हैं। बात करते हैं तृतीय क्षेत्र का। इस क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, परिवहन, संचार व्यवस्था, सामाजिक सेवा का स्थान आता है। इस क्षेत्र के विकास से ही प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास संभव है। यह क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख अंग बन गया है, जिसका योगदान 56% है, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दुगना हो गया है। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो भारत में अभी सबसे ज़्यादा जो आय होती है वो किससे होती है बच्चों? तृतीय क्षेत्र से होती है। ठीक है, तो ये आज का कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे बच्चों, और अर्थशास्त्र से उठाया गया था। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। और ये PDF अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF प्राप्त करने के लिए मैं एक साइड से वीडियो बना दे रहा हूँ, आप लोग वो वीडियो देख लेना कि PDF कहाँ से मिलता है। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहे SR क्लास के साथ। चलो मैं PDF के लिए बता ही देता हूँ कि कहाँ से PDF जाके लेना। अभी वहाँ पे PDF अपलोड नहीं हुआ, इसीलिए मैं नहीं बता रहा था, फिर भी मैं बता देता हूँ। तो अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने क्रोम ब्राउज़र पे आएँ, यहाँ पे आकर के लिखें SR क्लासेस और लास्ट में लिखें GB, ये ज़रूर लिखना है, और इस तरीके से सर्च कर दें। जब आप सर्च करोगे यहाँ पहुँचोगे, सबसे ऊपर में आपको एक ये दिखेगा, वेबसाइट का लिंक दिखेगा, आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐसे नीचे जाना है, न्यू अपडेट्स में यहाँ पर आपको सारे के सारे PDF दिख जाएंगे।
अभी 5 पार्ट तक ही है, बाकी सारे पार्ट का आज मैं अपडेट करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, आज अपडेट करवा दूंगा, फिर आप यहाँ से देख सकते हो। कैसे दिखेगा सर? तो इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक, जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे। यहाँ इसके नीचे देखो, ये रहा आपका PDF। आप इसे यहाँ से डाउनलोड करें, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या तो फिर आप इसको यहीं पे रहने दें, यहीं से आके तैयारी कर लें। ठीक है बच्चों, बात समझ में आया? हाँ जी, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहें SR क्लास के साथ। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट अवश्य करें, अच्छा लगा है लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तभी मैं इसी तरीके के वीडियो बनाता रहूँगा, है ना। मोटिवेशन मुझे भी चाहिए। ओके, चलो।